हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा 188 आंसर है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 187 पार्ट आ चुके हैं। तो देखते हैं कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में हमें इसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और आपको इसे किस तरीके से लिखना चाहिए था। तो शुरू करते हैं। आपका प्रश्न जैसा कि है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन किस प्रकार से हिमालय क्षेत्र में घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण में सहायक हो सकता है, इसके लिए अन्य किस प्रकार के उपाय किए जाने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी सिंपल है। आपने लिखा है पर्यावरण हमारे आसपास के सभी मानवीय जीवन व अन्य जीवों की घटक सामग्री एक पारितंत्र का निर्माण करता है, जिसे पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है। हालिया आईपीसीसी की रिपोर्ट में पर्यावरणीय घटक में आई कमी पर्यावरण प्रभाव को और पूरे जीवी मंडल में इसकी आकलन प्रभाव कई क्षेत्रों में एक निराशाजनक संकेत है। प्राकृतिक घटित होने वाली आपदाओं में पर्यावरण प्रभाव की घटक इस प्रकार से सहायक हो सकती है। हिमालय तराई क्षेत्र में बचाव करने की बर्फीले जीवों पौधों को उन्नत करके पर्यावरणीय क्षेत्र के पूर्ण घटकों को एक संतुलित करके आसिम वृक्षों व अन्य पर्यावरणीय घटक को संरक्षित करके पूर्ण किया जाना न्यूनीकरण में अन्य घटक और कई रूपों में सहायक हो सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में ये देखी जा सकती है कि आज विश्व के कई ऐसे सूचकांक हैं जो अपनी अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। इन सभी के मतों के अनुसार पूर्ण मानवीय क्रियाकलापों में कई रूपों में पर्यावरणीय घटक कारक को दोहन किया है। समय रहते इसके संदर्भ में यदि सचेत नहीं हुआ तो ऐसी लगती है कि यहाँ से मानवों व अन्य सर्व जीवों को दीपशिखा समाप्त हो जाएगी। पर्यावरणीय चुनौतियां निम्न है: कई सारी प्रदूषण में इजाफा होना, बढ़ती प्रौद्योगिकी व अन्य आजीविकों के लिए कल कारखानों में वृद्धि, आईपीसीसी की घटती रिपोर्ट की आंकड़ा में आई मंद, कई मानवीय सामाजिक वैश्विक राष्ट्रीय स्तरों पर संकट की घड़ी आदि इस प्रकार से चुनौतियों से जूझ रही है। इसके संदर्भ में वर्तमान व आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रखकर सतत पोषणीय विकास की परिकल्पना की बुलंद किया जाना हमारे केंद्र राज्य सरकार के साथ हमें भी सामाजिक क्या लिख रहे हो भाई योगदान देनी है, ताकि स्वच्छ पर्यावरण हो सके। इस प्रकार से इसके बचाव के मार्ग पर चलकर अपनी वर्तमान और भावी जनन में उपस्थितियों को बचाने की एक मार्ग इस प्रकार निम्न है। जब आप लिखते हो तो एक बार पढ़ा करो कि आप क्या लिख रहे हो, पढ़ने में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फ्लो है या नहीं है। कुछ भी लिखने से मतलब थोड़ा ना होता है। पर्यावरणीय बचाव के उपायों में अव्वल अधिक से अधिक पर्यावरणीय पौधों व बर्फीले पौधों को बढ़ा दिया जाना चाहिए। कई पर्यावरणीय क्षति पहुंचाने वाले कारक को ई कचरा में डालना, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाना, शहर जिला राज्य राष्ट्र आदि के देखो बार बार आप वही सारी चीज़ें रिपीट कर रहे हो। जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे बता दिए हो, यहाँ पे भी वही बात बताओ, वहाँ पे भी वही बात बताओ। क्या 3 बार आपको आंसर लिखना है क्या? इस प्रकार से आगे की राह में इसकी योगदान हो सकता है। अंततः कहा जा सकता है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कई तरह से हिमालयन क्षेत्र में घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाओं में न्यूनीकरण में सहायक अदा करती है। इसे हम भारत व राज्य देखो फिर यहाँ पे वही बातें रिपीट हो रही। क्यों आप वही बातें रिपीट कर रहे हो भाई? किया जाना सतत। देखिए एक बात बताएं आपको, आप जब बार बार आंसर रिपीट करते हो ना, कोई भी बातें बताते हो, तो एग्जामिनर देख के ही समझ जाता है कि आपके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। और आपके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको उस विषय की व्यापकता नहीं है। और आपको उस विषय की व्यापकता नहीं है, इसलिए वो आपको 10 में से 1 नंबर या 1.5 नंबर या आधा नंबर ही देता है। अब आप समझ सकते हो कि आपने इस पूरे प्रश्न में जो आपसे पूछा गया वो लिखा ही नहीं है। किसी भी हाल में प्रश्न की मांग के अनुकूल ये उत्तर नहीं है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया और आपने क्या क्या इसमें कहानी बनाते वक्त लिख दिया, आपको ऐसे नहीं लिखना है। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि आप थिंकिंग करके लिखिए, गूगल पे सर्च करके लिखिए, नोट्स को कवर करिए, बुक्स को देखिए, तब इस टॉपिक को लिखिए। क्योंकि ये लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक दिन में 100 आंसर लिख दें, लेकिन उस आंसर की प्रासंगिकता ही कुछ ना हो। भाषा शैली आप सुधारिए। हिंदी में जो का की का अंतर है उसको सही कीजिए। जो आप हिंदी में लिखते हो शब्दावलियाँ एरर वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आप, हालांकि हम एरर देखते नहीं, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एरर हैं। उन एरर को आप सही करिए। जैसे दीप शिखा समाप्त हो जाएगी,
मतलब इतने भी मौलिक मत बनिए कि सामने वाले एग्जामिनर को कोडिंग ही लगे। जैसे यहाँ पे देखिए आपने एग्जामिनर के पास ही कोड कर दिया कि राज्य सरकार के साथ हमें भी सामाजिक व राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देनी है ताकि स्वच्छ पर्यावरण हो सके। ये तो सबको पता है ना। इस प्रकार मार्ग प्रसन्न राह में योगदान कर सकता है। ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। ऐसे लिखना कैसे देखिए हम बताते हैं आपको। प्रश्न है आपका, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किस प्रकार से हिमालय क्षेत्र में घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण में सहायक हो सकता है। कहने का सिंपल सा मतलब है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है अगर आप इनकोड करेंगे कि हिमालय क्षेत्र में आने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उन प्राकृतिक आपदाओं को न्यूनीकरण करने में सरकार ने कई सारे उपाय किए हैं, संस्थाओं ने कई सारे उपाय किए हैं, लेकिन वो उपाय पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। अतः उन उपायों को ध्यान में रखते हुए अगर हम वहाँ पे पर्यावरणीय प्रभाव आकलन भी कर दें तो वो किस हद तक उन प्राकृतिक आपदाओं को न्यून कर सकता है, उनको कम कर सकता है, इसके लिए अन्य किस प्रकार के उपाय किए जाने की भी आवश्यकता है। और अगर ये न्यून कर सकता है तो इसके साथ साथ और भी वो उपाय बताइए जो कि हिमालयन रीजन में प्राकृतिक आपदाओं को कम कर सकें। अब आप समझ गए कि वास्तव में प्रश्न आपसे ये सिंपल सा पूछा है कि हिमालयी क्षेत्र में आने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसके जिम्मेदार कारकों के संदर्भ में उनके उपाय बताइए, उन उपायों में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की नैतिकता सिद्ध कीजिए। यानी कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किस हद तक हिमालयन क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या को या उनकी बारंबारता को कम कर सकता है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो स्मार्ट स्टडी होती है कि आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं कि वर्तमान संदर्भ में जलवायु परिवर्तन और मानवीय कई क्रियाओं के द्वारा हिमालयन क्षेत्र में कई प्रकार की आपदाएं बारंबार आ रही हैं, जिसके संदर्भ में प्राकृतिक आपदाओं की भूमिका प्रमुख है। ब्रैकेट में डाल दो, केदारनाथ के संदर्भ में आप डाल सकते हो, उत्तराखंड के बारे में आप डाल सकते हो जो हाल ही में आया। ठीक है, आपने ये डाल दिया। जो ही आपने ये डाला तुरंत आप बताएंगे फिर क्या कि हालांकि सरकार ने इसके संदर्भ में कई सारे उपाय किए हैं। चाहे सिक्योर हिमालय की बात हो, सिक्योर हिमालय सरकार का प्रोजेक्ट है, एक स्कीम है, और आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम स्कीम्स पढ़ते हैं ना तो उनका उपयोग जरूर करना चाहिए। सिक्योर हिमालय नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया, हालांकि अभी भी सरकार को अन्य कई सारे उपाय किए जाने चाहिए, जिसके संदर्भ में कई सारे पर्यावरणीय विशेषज्ञ मानते हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एक इसके लिए उचित विकल्प हो सकता है। पर्यावरणीय अब जब पर्यावरणीय ये लाइन आपने बोल दी तो अब पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को 2 लाइन में डिफाइन कर दो कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से आशय ये है कि आखिरकार जो हम वहाँ पे प्रोजेक्ट इनबिल्ट करते हैं या वहाँ पे जिन भी संसाधनों का हम उपयोग करते हैं उनका पर्यावरण पर किस तरीके से नकारात्मक और सकारात्मक इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर उसकी सही से ऑडिटिंग, उसकी मॉनिटरिंग, उसका रिव्यू अगर किया जाता है, उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, उसके संदर्भ में सरकार अगर सकारात्मक कदम उठाती है तो उम्मीद है कि हम इन प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता को न्यून कर सकते हैं, जैसा कि कई सारे विश्व के देशों ने किया भी है। ठीक, आप ऐसे बात लिख सकते हो। फिर आप बता दो हालांकि चुनौती क्या है, मतलब लास्ट में आते आते हालांकि हाल ही में सरकार के द्वारा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन 2020 जो एक्ट लाया गया, जिसमें 2006 के एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, वो कहीं ना कहीं इन आलोचनाओं के संदर्भ में, समझ गए, वो कहीं ना कहीं इन आलोचनाओं के संदर्भ में अनुपयुक्त नजर आता है। अनुपयुक्त का मतलब क्यों? क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे प्रोविजन हैं कि जो हिमालयन रीजन में न केवल प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाएंगे बल्कि मानवीकृत आपदाओं को भी प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट पे ज़्यादा बातें की गई हैं। तो आप ये चीज़ें बता देंगे, और जो ही सरकार की आपने आलोचना की, शुरू में आपने सरकार की योजना बताई, अब आप यहाँ पे मूल्यांकन कर दें और मूल्यांकन में आप सुझाव दे दें कि सरकार को ये चीज़ें अपनानी चाहिए, सरकार को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पर वहाँ के मॉनिटरिंग डाटा को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सरकार को IMD के अंतर्गत मौसम पूर्वानुमान को बेहतरीन बनाना चाहिए, सरकार को वर्तमान में हो रहे जलवायु परिवर्तन के लिए कई सारे रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। ये बातें फिर आप वहाँ बताएंगे और तब ये आपका प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा उत्तर है। ठीक है, और सरकार ने इस संदर्भ में कई सारी चीज़ें की हैं, चाहे वो साइंस की फील्ड में हो। अभी आपने देखा होगा कि नाविक हमारा जो सैटेलाइट है वो क्या करता है, यही सारी चीज़ें तो देखता है कि कहाँ पे मौसम फॉरकास्टिंग हो रही है। हमने कई सारे GSLV, SLV
है ना, इन सबको भेज रखा है। IMD इतना हमारा पावरफुल हो रहा है, चेन्नई में हमने फ्लड सिस्टम लगाया, बॉम्बे में हमने लगाया, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करोगे। क्लियर? ऐसे टॉपिक को थोड़ा डिटेल में रिसर्च करो, उसको पढ़ो, तब जाकर ऐसे टॉपिक को आप लिखो। ठीक है? अब यहाँ पे सतत कृषि की बात कर सकते हो, क्योंकि हिमालयन रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, फसलों की बात कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है? पशुपालन की वहाँ पे बात कर सकते हो, इंडस्ट्री की वहाँ पे बात कर सकते हो, इको टूरिज्म की जब बात करोगे तो वहाँ पे उसकी चुनौतियों को लेकर बात कर सकते हो, तो आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है? तो और यहाँ पे एक और काम कीजिए कि यहाँ पे कोशिश कीजिए, अगर आप मैप डाल सकते हैं तो अच्छी बात है, या तो डायग्राम जब डालें तो वहाँ प्राकृतिक आपदाओं में लिख दिया करें कि भूकंप है, ठीक है, बाढ़ है, चक्रवात है, ये सारी चीज़ें लिख दिया करें, बादल विस्फोट है, वर्षण है, इन्हें आप लिखा करें, तो आपका यहाँ पे उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये उत्तर समझ में आया होगा, साथ ही आपको पता चला होगा कि वास्तव में आपने इसमें क्या गलतियां की हैं और आपको इसको किस तरीके से लिखना चाहिए था। बातों को बार बार रिपीट करना, बातों को बार बार घुमाना उनसे लाख गुना बेहतर है कि आप क्रमबद्ध तरीके से इसके फ्रेम को डिफाइन किया करें। और मैं आपको बस वही एक फार्मूला बताना चाहूँगा कि आप RIG रूल को फॉलो किया करें, तभी आपका मेंस का आंसर काफ़ी बेस्ट बनेगा। एक तो आंसर काफ़ी जनरलाइज ना लिखें, जैसा कि आपने लिख दिया बिल्कुल कोई तथ्य नहीं, किसी प्रकार की कोई जिक्र नहीं, यानी कि कोई स्कीम का जिक्र नहीं, सरकार का कोई करंट इनिशिएटिव का जिक्र नहीं, इररिलेवेंट तथ्यों को मत डालें, कोई भी बातें मत लिखें, बार बार रिपीट ना करें, और जो एक तरीके से रिपीटेड आपने किया कई बार, उन रिपीटेड वर्डों से भी आप बचें। क्लियर? तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोशिश करिए कि आंसर आप बेहतर लिख सकें।